नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अगर आपका घर दिल्ली एनसीआर में है और वो तय नियमों के अनुसार नहीं है तो आपके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। दिल्ली एनसीआर देश की राजधानी है, लेकिन अब यही शहर खौफ की एक नई कहानी लिख रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते हुए फ्लैट और उनके भीतर पलता एक खतरा जो किसी भी पल मौत बनकर टूट सकता है। साकेत हो, रोहिणी हो या फिर दिल्ली एनसीआर का और कोई इलाका जो खतरे से है। हाल के हादसों ने बता दिया कि नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें सिर्फ सीमेंट और सरिया का ढांचा नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के सिर पर लटकता हुआ खतरा है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने यह साफ कहा है कि अब सिर्फ नोटिस देने या सर्वे कराने से काम नहीं चलेगा, हमें सीधा एक्शन चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली एनसीआर में खड़ी हर ऊंची इमारत सचमुच में सुरक्षित है या फिर नियमों के खिलाफ है? लाखों लोग ऐसे घरों में रह रहे हैं जो कभी भी हादसे का शिकार बन सकते हैं। आज इसी बड़े खतरे, सुप्रीम कोर्ट का सख्ती और एक्शन की बात हम करेंगे। इसी को लेकर उन्हें सरकार और उससे संबंधित अधिकारियों के सिर पर जोरदार हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, तो इसी को लेकर चर्चा। लेकिन खास बातें क्या हैं उनकी चर्चा में आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में तमाम इमारतें मौत का मंजिल कह सकती हैं, टूटने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की नजर इन पर पड़ी है और लाखों लोग अब बेघर हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती पर सरकार और उनकी एजेंसियों ने कार्रवाई कर ली तो। आपका घर भी तो कहीं टूटने वाला नहीं है। तमाम सारी बातों का जिक्र हम इस बात को लेकर कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो इमारतें, जी हां इमारतें अवैध निकली तो टूटेंगी। सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अवैध इमारतों को लेकर दिल्ली एनसीआर में घर टूटने का डर है। लखनऊ, पटना और तमिलनाडु में भी अवैध इमारतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली एनसीआर में अवैध निर्माण बेहद गंभीर समस्या बन गई है। बार बार नोटिस दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नोटिस से अब काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरिए और कार्रवाई करिए। लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कीजिए, सिस्टम की नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कीजिए। कोर्ट के आदेश नहीं अगर माने गए तो अब अवमानना की कार्रवाई होगी। एमसीडी के कामकाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी दर्ज की है। आईआईटी दिल्ली के 2 वरिष्ठ प्रोफेसर संवेदनशील इलाकों का ऑडिट करेंगे। 2 ड्राफ्टमैन और एमसीडी अधिकारी भी टीम का हिस्सा होंगे। साकेत, लाजपत नगर, मालवीय नगर, दिल्ली एनसीआर का तमाम बड़ा इलाका, उसका निरीक्षण होगा। 4 अगस्त को अधिकारियों को कोर्ट में सीधे जवाब देना है। न बात इधर की होगी न बात उधर की होगी, अब सिर्फ आपको जवाब देना होगा। तो अवैध इमारतों के साथ साथ बिल्डिंग सेफ्टी को लेकर भी फेल है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी दिखाई है। 90% से ज्यादा संस्थान फायर ऑडिट में फेल हो चुके हैं। जीएमडीए के वाइस चेयरमैन को भी कोर्ट ने तलब किया है और कोर्ट ने तलब करते हुए यह पूछा है कि फायर सेफ्टी सुधारने के लिए आपने क्या किया। सैदुल आजा बिल्डिंग हादसे का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मालवीय नगर और लखनऊ आग का भी इसमें जिक्र किया है। सिर्फ बिल्डर नहीं बल्कि अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अवैध निर्माण रोकने में एमसीडी पूरी तरह से नाकाम रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में कहा है। सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन इसे जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, इन हादसों को कैसे रोक सकते हैं, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। अब एक नजर डालते हैं अवैध इमारतों का जाल आखिर है कहां कहां और कितनी इमारतें निशाने पर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में अवैध इमारतों का अभी सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2025 की अगर मैं बात करूं तो एमसीडी ने 4700 से ज्यादा अवैध इमारतों को बुक किया था। 200 से ज्यादा अवैध इमारतों पर बिल्डोजर चला था।
237 से ज्यादा अवैध संपत्तियों को सील गया था। कई इमारतें जांच और कार्रवाई के दायरे में अभी भी है, लेकिन दोषी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अवैध निर्माण पर देश भर में सख्त निगरानी की बात की है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश भर में सख्त निगरानी की बात की है। 4 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। और आपको ये भी बता दूं कि तमाम सारी बातों को लेकर एनजीटी को भी नोटिस दिया गया है कि अब ऐसे मामलों को लेकर एनजीटी सख्त कार्रवाई करे। 3 महीने के अंदर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो एनजीटी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। कितने परिवार खतरे में हैं, इसको समझने की जरूरत है। कितने परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अवैध इमारतों से लाखों परिवारों पर खतरा है। इसे लेकर 15 लाख से ज्यादा परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है दिल्ली एनसीआर की, मैं आपको बता दूं कि 50 से 60 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। अवैध निर्माणों में बड़ी आबादी, अब खतरे की आशंका है। कई ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जो जांच के दायरे में आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने असुरक्षित इमारतों पर चिंता जता दी है और एमसीडी अवैध इमारतों पर अब कार्रवाई कर सकती है। कई इमारतें जो तोड़ी गई हैं, कई की संपत्तियां सील गई हैं, लेकिन तंग गलियां, दिल्ली के बहुत बड़े इलाकों में आप देखेंगे कि तंग गलियों में बनी अवैध इमारतें बड़ा खतरा है। यमुना का खादर हो, 91 अधिकृत अवैध कॉलोनियां वहां पर बन गई हैं। अवैध यानी कि G+4 और सबसे ऊंची इमारतों पर कार्रवाई तेजी से होगी। अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। चांदनी चौक, लाजपत नगर, बहुत ऐसी कॉलोनियां हैं दिल्ली में। पतली पतली गलियों में आप चले जाइए, उधर विकास नगर की तरफ, लक्ष्मी नगर की तरफ चले जाइए, बलदेव पार्क की तरफ चले जाइए। दिल्ली का चारों तरफ वही हाल है दिल्ली एनसीआर में। अब एक नजर डाल लेते हैं। यह तो बात हो गई अभी की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है। मैं आपको कुछ साल पहले लिए चलता हूं। मैं बात कर रहा हूं सीलिंग एक्ट की। आपको याद है ना, 2006 के सीलिंग एक्ट ने कितना बवाल मचाया था दिल्ली एनसीआर में। आखिर क्या था सीलिंग एक्ट? शीला दीक्षित की सरकार उस समय थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई। एमसीडी ने हजारों दुकानों और इमारतों को सील कर दिया था। विरोध के बाद केंद्र सरकार एक विशेष कानून लेकर आई थी, दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2006 लागू किया था। कई मामलों में सीलिंग और तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। नई नीतियां बनाने तक लोगों को राहत देने की व्यवस्था की गई थी। रिहायशी इलाकों में चल रही कई दुकानों को अस्थायी राहत मिली थी। कुछ अनाधिकृत कॉलोनियों को भी संरक्षण मिल गया था। यह कानून अवैध निर्माण को वैध नहीं बनाता, लेकिन इसका मकसद केवल अस्थायी राहत देना था, स्थायी समाधान नहीं। इस कानून के तहत मिलने वाली राहत को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था। यानी कि 2026 आ गया, 2026 खत्म होने वाला है। यानी कि फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। पुराने सीलिंग एक्ट का खतरा, सुप्रीम कोर्ट की नई सख्ती, दिल्ली एनसीआर के हजारों मकान और दिल्ली एनसीआर के बाहर भी अवैध निर्माण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। आलोक वत्स, नेता भाजपा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ आर्किटेक्ट हरीश त्रिपाठी भी मेरे साथ मौजूद होंगे, जो कि सिटी प्लानर हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं हरीश त्रिपाठी के पास चलूंगा। हरीश जी, सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। उसने कहा ये पूरे भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो तमाम सरकार की एजेंसियां ही हैं। इन्हीं की निगरानी में ये भ्रष्टाचार होता है। अवैध इमारतें बनती हैं, अनाधिकृत कॉलोनियां बनती हैं, पैसे ले दे के सब कुछ हो गया है। अब तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। अब हमको ज्ञान नहीं चाहिए, सर्वे नहीं चाहिए, रिपोर्ट नहीं चाहिए, जवाबदेही चाहिए और कार्रवाई चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या होगा? 2000 के जो सीलिंग एक्ट आया था उसी की तरह मामला रफा दफा हो जाएगा, या वाकई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कुछ घटता दिख रहा है, कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? ओवरऑल तो ये बड़ा कम्बरसम मामला है जी, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो मतलब प्लैन्ड और नॉन प्लैन्ड एरियाज ही का बहुत बड़ा फर्क है। 3/4 से ज्यादा दिल्ली तो अनप्लैन्ड है
और उसमें भी इतने तमाम इलाके और तमाम बिल्डिंगें, आपको पता ही है कि अगर अगर बायलॉज के हिसाब से देखा जाएगा तो जिस जिस तरीके से पतली पतली गलियों में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो मास्टर प्लान के लेवल पे ही इतने ज्यादा वायलेशंस हैं और कोई भी चीज कंप्लायंट है नहीं। और इंडिविजुअल बिल्डिंग की बात तो सेकंड नंबर पे आएगी। फर्स्ट नंबर में तो यही है कि पूरी की पूरी कॉलोनीज ही उस तरीके से कंप्लायंट नहीं है। और ढेर सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ की 6-6, 7-7 स्टोरी की बिल्डिंगें बनी हुई हैं और 10-10, 15-15 फुट की गलियां हैं। तो वहां तो एकदम सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है। और ऐसे में मतलब कैसे उसको क्या क्या इवेंचुअली क्या हो पाएगा कंप्लायंसेस में, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्योंकि दिल्ली प्लांट नहीं है, दिल्ली के आसपास बीच दिल्ली में ही नहीं, आप चले केवल जाएं। दिल्ली ही नहीं, जी। केवल दिल्ली ही नहीं, ऐसे एनसीआर के सारे जगहों पे हर जगह अर्बन विलेजेस हैं जिनमें स्थिति बहुत गड़बड़ है। और तमाम अवैध कॉलोनियों की बात तो जो है वो है ही। और ये तो ये हो गए। अब वैध वालों में जो है, वहां वहां भी जब स्ट्रक्चरल ऑडिट की जो बात अभी का आप कर रहे थे, स्ट्रक्चरल ऑडिट में जाने पे फिर वो भी एक पंडोरास बॉक्स है कि किस तरीके से आप सारा जी जी जी, वो भी पंडोरा सारा कुछ बॉक्स है, प्रूव खोलेंगे तो करेंगे। बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगे। अरे बाकी छोड़िए, लुटियन हाँ। जोन में आ जाइए, वहां पर भी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। आलोक बस जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, अगर हरीश जी की हमने बातों को सुना तो हताश हैं, निराश हैं इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन उनको उनका कहना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा होते हुए। आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। ये हरीश जी जो बातें कह रहे हैं, हाँ मैं उनकी हताशा को समझ सकता हूं जी। और काफी तार्किक बातें उन्होंने कही हैं। ऐसी स्थिति है। अब जब से हम पावर में आए हैं, हम इन कुरीतियों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतने वर्षों का पाप है कि इसमें धोना या कुछ महीनों में इसको धोना संभव नहीं। सही कहा इन्होंने, तंग गलियों में हाई राइज बिल्डिंग है, कहीं कुछ हो गया तो भागने की भी जगह नहीं है। और जिन लोगों ने इन बिल्डिंगों को बनाया है, उन्होंने उस समय के सरकारों से उसकी सहमति ली होगी, उन ऑफिसर से उसके लाइसेंस या उसकी नो क्लियरेंस प्राप्त की होगी। और कैसे की होगी, ये शायद मुझे आप जैसे अनुभवी पत्रकार को बताने की जरूरत नहीं जी। बट इट इज अ फैक्ट एंड इट इज अ ट्रू फैक्ट। कुछ जगहों को छोड़कर, अब लुटियन जोन की बात करें तो आप पेरिस की बात कर रहे हैं, और जहांगीरपुरी की बात करें, शहादरा की बात करें तो आप नरक की बात कर रहे हैं। और ये सच्चाई सबके सामने है। मतलब कुछ हो नहीं सकता ना, कुछ हो नहीं सकता। नहीं, बीजेपी सरकार जब से आई है, हाँ। वो लगातार इस प्रयास में है। भ्रष्टीकरण भी हो रहा है। चलिए ठीक है, तो 2026 में जो 2006 में सीलिंग एक्ट को लेकर कार्रवाई हुई थी, उसकी मियाद बढ़ते 2026 तक आ गई है। 31 दिसंबर 2026 को वो भी खत्म हो रही है। 2006 में हमने सड़कों पर बवाल देखा था कि किस तरीके से बवाल हुआ था। अगर वाकई अतिक्रमण को लेकर, नियमों के खिलाफ को लेकर आप बीजेपी सरकार सख्त है, तो देखते हैं कि इस पूरी समय सीमा को वो बढ़ाती है या कार्रवाई करती है। हरनाम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। हरनाम जी, क्या लगता है आपको, कार्रवाई होगी? देखिए, हर बार भारतीय जनता पार्टी अपने
चमचों के द्वारा इस तरीके की पीआईएल डलवाती है और दिल्ली की गरीब जनता को, मिडिल क्लास जनता को हमेशा इस तरीके के एक्सटॉर्शन में झेलती है। और भी जो भाई साहब वत्स जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुझे इनकी बात एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। इन्होंने शादरा को, जहांगीरपुरी को, जे कॉलोनी को क्या कह रहे हैं, वो तो नरक है। अरे भाई साहब, आप सत्ता में 15 से 20 साल नगर निगम में थे और अभी भी नगर निगम में हो। 12-13 साल से वो जो अपने आप को भगवान कहते हैं, नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में, जिनके अंडर में डीडीए है और एमसीडी है, और दिल्ली में भी आपकी सरकार है, और शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके से दिल्ली को नरक में झोंक रहे हैं। कम से कम 25 लाख घरों पर ये तलवार अपने लटकी हुई है। 60 से 70 लाख लोग इसमें कहीं ना कहीं ग्रसित होंगे। आज दिल्ली को अगर 3 जगह देखा जाए, सेमी पॉश इलाका है, जो केपलैंड इलाका जिसको कहे, अर्बनाइज विलेजेस है जिसमें लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं, केवल वो किराए और पीजी के साथ चल रहे हैं, और तीसरा इलाका है जिसमें कि अनऑथराइज कॉलोनीज है, क्योंकि डीडीए निकम्मी थी जो कि आपके अंडर में है। डीडीए ने हाउसिंग नहीं दी, इसलिए अनऑथराइज कॉलोनी बनी। लोगों को आशियाना चाहिए था, लोगों को घर चाहिए था, और आज इस तरीके के पीआईएल डलवाकर फिर दोबारा आप लोगों को एमसीडी एक्सटॉर्शन करेगी, पीडब्ल्यूडी एक्सटॉर्शन करेगी, डीडी एक्सटॉर्शन करेगी, आपकी एजेंसी एक्सटॉर्शन करेगी। आपके नेता, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी कैसे खाएंगे? कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरीके की पीआईएल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने डाली, और हमने 2006 में इस तरीके का सीलिंग एक्ट, दिल्ली प्रोविजन लॉ एक्ट लेकर आए, और मैं खुद उस पर दिल्ली में हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन था। हमारे निगम पार्षद और मैं स्वयं, हम दिल्ली के दुकानदारों के साथ जेल में रहे थे। और मैं समझ गया दोनों की बात है, लेकिन हरीश जी ने जिन बातों का जिक्र किया उन बातों के मद्देनजर मैं इतना समझ पा रहा हूं कि भले ही इस पर सुप्रीम कोर्ट कितना भी शक है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के चलते इन तमाम मामलों को गोल गोल घुमा देती हैं, जैसे सीलिंग एक्ट को लेकर घुमाया था। क्या इस मसले पर वाकई कुछ होगा, नहीं होगा? अगली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हरीश जी तो बेचारे हताश हैं ही। देखते हैं आगे क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए थे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे